हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि कोरोना की दूसरी जो लहर है वो हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैल रही है। इस कारण से हम ऑनलाइन मोड में अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं। जितने भी तरह के मैं आप लोगों के ऑनलाइन मोड पे वीडियोस डालूँ और पीडीएफ फाइल्स वगैरह डालूँ, उनका ठीक से अध्ययन कीजिएगा। और किसी भी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी जानकारी ले सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे कौटिल्य। भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कौटिल्य का एक विशेष स्थान है, क्योंकि कौटिल्य के संबंध में ये कहा जाता है कि राजनीतिक चिंतन की धारा को, या ये कहना चाहिए सामाजिक और अर्थव्यवस्था के स्वरूप को एक नया आयाम देने का जो कार्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में वह कौटिल्य के द्वारा ही किया गया था। कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। हालांकि कुछ विद्वानों में कौटिल्य के नाम को लेकर भी मतभेद है। कुछ विद्वान कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य कहते हैं, किंतु कौटिल्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको कि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने अपने ग्रंथ का जो प्रारंभ है, या लेखक के रूप में उन्होंने अपने नाम का कौटिल्य के नाम से ही उल्लेख किया है, और उन्होंने अंत में विष्णुगुप्त के नाम का उल्लेख किया है। सामान्यतः कौटिल्य शब्द का अर्थ होता है कुटिलता या धूर्तता या चालाकी के संबंध में लिया जाता है, किंतु जिस रूप में कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र का वर्णन किया गया है वह एक आर्थिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं होकर राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में किस तरह के नियम कायदे कानूनों या किस तरह के आचार विचार व्यवहार का पालन करना चाहिए, इन सब का विश्लेषण जो है वो कौटिल्य के द्वारा किया गया है। हमें ये याद रखना है कि जैसे मनु का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, मनुस्मृति है, इसी तरह से कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कुल पूरी जो भी विषय वस्तु है या जो भी सामग्री है उसमें कुल 15 अध्याय हैं, और उन 15 अध्यायों में राज्य के उत्पत्ति या ज्ञान की शाखाओं के विश्लेषण से लेकर युद्ध का स्वरूप क्या होना चाहिए, युद्ध नीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से शत्रु देश पर विजय प्राप्त की जा सकती है, क्या राजा का व्यवहार होना चाहिए, क्या मंत्रियों के कार्य होने चाहिए, यानी राजनीतिक व्यवस्था के संचालन के लिए जिन जिन भी सिद्धांतों नियमों की आवश्यकता होती है उन सब का विश्लेषण कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में किया गया है। प्राचीन भारतीय जितने भी ग्रंथ थे उसमें राजनीतिक ज्ञान को दंड नीति की संज्ञा दी जाती थी, यानी जितने भी तरह का राजनीतिक ज्ञान होता है उसके संदर्भ में उसको दंड नीति का स्वरूप में माना जाता था। कौटिल्य ने ज्ञान की 4 शाखाओं का विश्लेषण किया है। कितनी शाखाएं मानिए, ज्ञान की 4 शाखाएं, और उनका नाम दिया है उन्होंने त्रयी, वार्ता, अन्वीक्षिकी और दंड नीति। इन ज्ञान की 4 शाखाओं के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी कार्य उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य क्या होता है, इन सब की जानकारी उनके द्वारा दी गई है। त्रयी, वार्ता, अन्वीक्षिकी और दंड नीति का एक व्यापक विश्लेषण जो है वह कौटिल्य के द्वारा किया गया है, और इसमें वो ये कहते हैं कि त्रय के अंतर्गत कौटिल्य ने वेदों के ज्ञान, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों को सम्मिलित किया है। सामाजिक विषयों को भी त्रय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, यानी जो भी ज्ञान के जो स्वरूप है, नैतिकता या आध्यात्मिक विषय जो होते हैं उन सबको उन्होंने त्रय के अंदर सम्मिलित किया है। यानी अगर संक्षेप में कहा जाए तो त्रयी में कौटिल्य मानते हैं नैतिक, आध्यात्मिक और व्यक्ति के पारलौकिक विषयों से संबंधित ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा आता है वार्ता। वार्ता से आशय क्या है कि वाणिज्यिक गतिविधियों या व्यापारिक गतिविधियों या कृषि, पशुपालन, उद्योगों ऐसे विषयों को सम्मिलित किया है जो कि व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं या संपत्ति के अर्जन से संबंधित है।
यानी त्रयी जो है वो नैतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक ज्ञान से संबंधित है। वार्ता जो है वो व्यक्ति के भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से संबंधित है। त्रयी और वार्ता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में जिस तर्क, विवेक और न्याय की आवश्यकता होती है, उसको कौटिल्य ने अन्वीक्षिकी की संज्ञा दी है। यानी इन दोनों के सम्मिलित स्वरूप को जिस भी तरह के तर्क की, ज्ञान की या विवेक की आवश्यकता होती है, उसके लिए कौटिल्य ने उसको अन्वीक्षिकी की संज्ञा दी है। कौटिल्य के अनुसार अन्वीक्षिकी वह मापदंड है जिसके द्वारा व्यक्ति के नैतिक और भौतिक उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को संतुलित किया जा सकता है। यानी जो भी त्रयी और वार्ता में आने वाले विषय हैं, उनको संतुलित स्वरूप प्रदान करने का जो कार्य है, वो जो भी कार्य किया जाता है उसको उन्होंने अन्वीक्षिकी की संज्ञा दी है। अगला आता है दंड नीति। कौटिल्य ने दंड नीति को वार्ता, अन्वीक्षिकी और त्रयी के भलीभांति क्रियान्वयन के लिए आवश्यक माना है। यानी दंड नीति के माध्यम से कौटिल्य यह सिद्ध करना चाहते हैं कि व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और पारलौकिक सुख को संतुलित करने का जो कार्य है वो दंड नीति के माध्यम से किया जा सकता है। अगला आता है कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राजनीतिक विचारों का प्रारंभ सामान्यतः प्रत्येक राजनीतिक विचारक इस तथ्य से ही करता है कि राज्य का अस्तित्व कैसे हुआ या राज्य कैसे एक संस्था के रूप में प्रारंभ हुआ। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। स्पष्टतः तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जिस रूप में उन्होंने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उससे यह स्पष्ट होता है कि वो यह विश्लेषित करते हैं कि संसार में अराजकता की स्थिति विद्यमान रहने के कारण जन समुदाय के समक्ष हमेशा एक असुरक्षा का भाव बना रहता था। तो संपूर्ण जन समुदाय ने मनु के समक्ष उपस्थित होकर उनसे राजा के पद को धारण करने का निवेदन किया था और उनसे यह निवेदन किया था कि संप्रभु शक्ति के उचित प्रयोग के माध्यम से प्रजा के आचरण को नियंत्रित और नियमित किया जाए। प्रजा ने मनु को आश्वासन दिया कि इसके प्रतिफल में जनता शासन के प्रति सदैव आज्ञाकारिता का भाव धारण करेगी। यानी कहने का आशय है कि कौटिल्य यह मानते हैं कि राज्य में या समाज में जो भी अराजकता की स्थिति विद्यमान थी, उस अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए समस्त प्रजा ने मनु के समक्ष यह निवेदन किया कि उनके द्वारा राजपद को ग्रहण करते हुए इस अराजक स्थिति को समाप्त किया जाए। यानी संप्रभु शक्ति वो राजा को प्रदान करते हैं, इसके बदले में प्रजा आज्ञाकारिता का जो भाव है या आज्ञाकारिता का जो वादा है वो राजा से करती है। यानी इसका आशय यह है कि कौटिल्य राज्य को एक प्राकृतिक या दैवीय उत्पत्ति की संस्था नहीं मानते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य ने जो भी विवेचन किया उसमें दो तथ्य अंतर्निहित हैं। पहला कि राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है तथा मनुष्यों ने स्वयं राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वीकार किया है, और दूसरा लोगों द्वारा राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार करने के प्रस्ताव तथा मनु द्वारा प्रथम शासक के रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। अगर आप लोगों ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौतावादी सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में, तो उसमें आपने सुना होगा हॉब्स, लॉक, रूसो का नाम, जिन्होंने भी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौतावादी सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा में इस समझौतावादी सिद्धांत का एक तरह से प्रतिपादन कौटिल्य के द्वारा किया गया है।